स्कैम यहाँ पर है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। लेकिन अपने आप में सिर्फ चंदा देना या चंदा लेना ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट तो कोई भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन अगर डोनेशन के बदले उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है, और जो कंपनीज डोनेशन नहीं देती उन्हें ईडी का फंदा दिया जाता है, यह है असली घोटालों का भंडार। अब कल को सोचो विजय माल्या या नीरव मोदी ये कहने लगे कि भाई हमारी तो इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, इतने ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इसलिए हमने इतने सारे रुपए लूट लिए। पर एम्प्लॉय लूट की कैलकुलेशन करो तो हम इतने बड़े भी चोर नहीं है। और लोगों की ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि विजय माल्या ने इतने करोड़ों रुपए क्यों कमाए, पैसे कमाना कुछ गलत चीज नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है कि जनता का पैसा लूट कर क्यों पैसे कमाए। इसी तरीके से दिक्कत किसी को इस बात से नहीं है कि बीजेपी ने चंदा क्यों लिया, दिक्कत इस बात से है कि चंदा लेने के लिए यहाँ एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई और जनता का पैसा लूटा। अमित शाह ने जो खुलेआम झूठ बोला था वही झूठ बीजेपी पॉलिटिशियन आरपी सिंह ने भी दोहराया था। कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड है, जिसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये एएनआई, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, इन सब ने इसी झूठ को बिना चेक किए पब्लिश भी कर दिया। झूठ पकड़ना तो छोड़ो, इंडिया टुडे वालों ने तो हेडलाइन भी डाल दी, अमित शाह ब्लास्ट्स ऑपोजिशन। और फिर ये लोग रोना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो, इसलिए बुलाते हैं। घोटालों की डिटेल्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करती थी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को आप बेसिकली समझ सकते हो दोस्तों, एक कूपन की तरह। कंपनी बैंक को जाकर पैसा देती थी और ये कूपन खरीदती थी, और ये कूपन जाकर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता था, और पॉलिटिकल पार्टीज उन कूपन्स को रिडीम कर सकती थी, और जो बैंक में रखा पैसा था उसे एक्सेस कर सकती थी। रूल ये बनाया गया था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश नहीं करती, कूपन को जाकर रिडीम नहीं करती, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी अनक्लेम्ड बॉन्ड का पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम निकली तो एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने सोचा और गहराई से जांच करनी चाहिए इस चीज में, और टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खुद खरीदी। ये जर्नलिस्ट थी पूनम अग्रवाल। ये एसबीआई की पार्लियामेंट ब्रांच पर गई और 5 अप्रैल और 9 अप्रैल 2018 को इन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। दोनों की कीमत 1000 रुपए ईच थी। उस वक्त ये द क्विंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी। इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, उस पर जाकर देख सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा था, ना ही कोई और डिटेल लिखी थी कि ये इसे किसने खरीदा है। दिखने में ये दोनों बॉन्ड जो इन्होंने खरीदी थी एग्जैक्टली सेम लग रही थी। कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेट के, जो कि लाल रंग में यहाँ पर 5 अप्रैल लिखा है, यहाँ पर 9 अप्रैल लिखा हुआ है। इस 2 चीज के अलावा पूरे बॉन्ड में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब इन्होंने एक बॉन्ड को फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा तो पता चला कि हर बॉन्ड में एक सीक्रेट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है। ये सीक्रेट नंबर सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे दिखता है। ये एक बड़ी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि इस खुलासे से मोदी सरकार का एक और झूठ पकड़ा गया। सरकार अभी तक कहती आ रही थी कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेगा हम उसकी आइडेंटिटी छुपा कर रखेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने ये बॉन्ड खरीदी है। जब ये खुलासा किया गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ओपनली मानना पड़ा कि यहाँ एक सीक्रेट यूनिक नंबर है, लेकिन फिर ये कहने लगे कि हम जानते हैं ये नंबर है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी फीचर है। इस नंबर के जरिए किसी भी डोनेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता और पता नहीं लगाया जा सकता कि खरीदने वाला कौन है। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने तो पार्लियामेंट डिबेट में इस पॉइंट को बार बार उठाया। ऑपोजिशन पार्टीज को वो तसल्ली दिलाने लगे कि चिंता मत करो, किसी को नहीं पता लगेगा कि डोनर कौन है, कौन आपको पैसे डोनेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का इतना बड़ा दिल है कि हम ऑपोजिशन का भी ख्याल रखते हैं कानून बनाते हुए। लेकिन गेस व्हाट, ये बात भी झूठी थी मोदी सरकार की। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर लोकेश बत्रा ने एक आरटीआई फाइल करी और उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक फाइल मिली। कुछ और भी रिकॉर्ड्स थे जिन्हें रिव्यू किया गया हफ पोस्ट इंडिया के द्वारा। इन सब में एसबीआई ने एक्सप्लेन किया कि इन सीरियल नंबर्स को रिकॉर्ड किए बिना ऑडिट ट्रेल करना पॉसिबल नहीं होगा। बैंक को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्ज करी जा रही है या नहीं? कोई झूठी बॉन्ड बनाकर भी तो बैंक के पास जा सकता है। फिर जनवरी 2018 को एक नोटिफिकेशन आती है जिसके सेक्शन 6(4) में लिखा होता है एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देनी पड़ेगी अगर उन्होंने पूछा तो। अगर एसबीआई के पास कभी वो डिटेल्स थी ही नहीं, अगर एक्चुअली में डोनर डिटेल्स किसी को नहीं पता चलनी थी, तो ये रूल कैसे काम करता? इसका मतलब अगर ईडी सीबीआई चाहती तो उन्हें हमेशा पता लग सकता था कि कौन सी इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने डोनेट करी है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है सरकार के हाथों में। इसका मतलब 3 चीजें बड़ी साफ हो गई। पहला, पब्लिक को तो कभी पता ही नहीं चलना था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है, कौन सी कंपनी चंदा देती है, कितने अमाउंट का देती है। पब्लिक से सब इंफॉर्मेशन छुपाई गई। दूसरा, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता चलना था कि बीजेपी को कौन सी कंपनी चंदा देती है और कितना चंदा देती है। उन्हें बस अपने चंदे के बारे में पता लगता। और तीसरा, लेकिन बीजेपी सरकार को सब कुछ पता लगता, कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा रहा है। सारी कंपनीज की जानकारी सरकार के पास हमेशा रहती। मोदी सरकार के लिए ये एक सीक्रेट हथियार बन गया ऑपोजिशन के खिलाफ, और ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज को इसके बारे में कुछ नहीं पता था until recently।